अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो ये 5th बैरियर है, जिसमें जिसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, जो बतलाए थे कितना प्रोटीन का बना हुआ है, 30 सेरम प्रोटीन्स का। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं ये दो तरह का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप, एक अल्टरनेट पाथवे, अल्टरनेट पाथवे। यह अल्टरनेट पाथवे जो है ये किससे रिलेटेड है? इनेट इनेट इम्यूनिटी से। और दूसरा क्लासिकल पाथवे, जो किससे रिलेटेड है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी से। अब जब पैथोजेंस का इन्वेजन्स होते हैं तो इसके जो 5th प्रोटीन्स हैं वह डिवाइड करके दो प्रकार के कंपोनेंट को बनाते हैं। बाय द इन्वेजन ऑफ पैथोजेन, the 5th protein of complement system breaks and form membrane attack complex, membrane attack complex, और दूसरा बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रेगमेंट। बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रेगमेंट। अब यह जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है यह नेचुरल किलर सेल्स की तरह ही यह पैथोजेंस के प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में पोर बना देता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बतला रहे हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये क्या किया? कंबाइन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉर्म्स ए पोर इन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या बना दिया? पोर। पोर के द्वारा फिर क्या होगा बोलो? वाटर बैक्टीरिया में इन कर जाएगा और बैक्टीरिया क्या होंगे? रप्चर्ड। राइट। तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स combines with
प्लाज्मा मेम्ब्रेन of pathogen and forms pore in it, right? पोर बन जाएगा, वही जो नेचुरल किलर सेल में बतलाए थे, वाटर इन करेगा, बैक्टीरिया रप्चर कर जाएगा। इस तरह से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या किया, बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। अब दूसरा क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रेगमेंट, वो बतला मैं। बायोलॉजिकल एक्टिव फ्रेगमेंट ये क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस द टॉक्सिन ऑफ द पैथोजेंस, या पैथोजेंस के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइजेज द टॉक्सिन ऑफ पैथोजेंस। नेक्स्ट क्या किया, क्लम्पिंग ऑफ पैथोजेंस, जो पैथोजेंस अलग अलग है, इसके कारण सभी पैथोजेंस क्या हुआ, एक साथ पैथोजेंस जो है का क्लम्पिंग हो गया, राइट। तो दूसरा क्या लिखता, दूसरा ये क्या करता, क्लम्पिंग ऑफ पैथोजेन, इसको क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन ऑफ पैथोजेन। क्लम्पिंग को क्या कहोगे, एग्लूटिनेशन। अब तो क्लम्प हो गया, एक साथ सभी पैथोजेन आ गया, तो अब क्या होगा, सो पैथोजेन आर इजिली इनगल्फ्ड बाय द फैगोसाइटिक सेल। अब जो फैगोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल बहुत सा बतला है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स हैं, या मैक्रोफेज जो कुफर सेल्स होगा, या हिस्टियोसाइट जो भी हैं, ये आएगा और इसको आसानी से खा लेगा। नेक्स्ट, सो these pathogens easily engulfed by phagocytic cells, right? ये हम कंप्लीमेंट सिस्टम बतलाए। अब लास्ट बैरियर है जिसका नाम है साइटोकाइन बैरियर। ये नाम मेंशन एनसीईआरटी में भी है। लास्ट क्या सिक्स्थ होगा, देख लेना, अगर पांचवा होगा छठा होगा, सिक्स होंगे तो सेवंथ होगा। नेक्स्ट क्या हुआ, साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर कहते हैं
इट इज द केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल। मैसेंजर समझ रहे हो, संदेशवाहक। केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून, केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल्स, यानी इट कम्युनिकेट सेल टू सेल, एक सेल की मैसेज को दूसरे सेल तक पहुंचाता। तो साइटोकाइन बैरियर्स भी, ये जो हैं सब प्रोटीन के बने होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं। साइटोकाइन बैरियर्स का एग्जाम्पल है इंटरफेरॉन, INF, राइट, या सीधे लिख दें इंटरफेरॉन। अब INF जो है, मान लो हमारे इस रीजन में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, राइट, तो यह वायरस का ग्रो आगे होता जाएगा। तो अब जो लिविंग सेल्स हैं वह इंटरफेरॉन को रिलीज करेगा, और यह इंटरफेरॉन प्रिवेंट द इन्वेजन ऑफ द वायरस इनटू द सराउंडिंग सेल्स। इंटरफेरॉन जो है वायरस के इन्वेजन को अब आगे के सराउंडिंग सेल्स में होने से रोकता। तो इंटरफेरॉन्स क्या हुआ, रिलीज्ड बाय living cells, it prevents the invasion of virus into the surrounding cells। इंटरफेरॉन समझे। इसी तरह से इंटरल्यूकिन ये जो है रिलीज्ड बाय ल्यूकोसाइट, राइट। इसी तरह से लिम्फोकाइन, it is released by T lymphocyte, lymphocyte, राइट। तो इस तरह से इनेट इम्यूनिटी इतने बैरियर के द्वारा बॉडी में पैथोजन के इन्वेजन को रोकता है, या उसके ग्रोथ को रोकता है, या उसे खत्म कर डालता है, राइट। तो इसमें से जो पहला और दूसरा बैरियर लिखे होंगे, कौन कौन, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को शो करता है। जबकि उसके बाद का, राइट, अब उसके बाद का तीसरा शायद लिखाए थे सेलुलर बैरियर, राइट,
उसके बाद शायद चौथा लिखाए होंगे इन्फ्लामेटरी बैरियर, पांचवा शायद लिखाए होंगे कंप्लीमेंट सिस्टम, और सिक्स क्या लिखा है साइटोकाइन बैरियर। तो कहने का अर्थ है कि 3rd to 6 बैरियर जो है ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को इंडिकेट करता है। यहाँ अलग से लिख दें 3rd to 6th बैरियर, 3rd to 6th बैरियर for second line of defense, 3rd to 6th barrier for second line of defense। इस तरह से पहला जो इनेट इम्यूनिटी था वो आपको बतलाए। अब नेक्स्ट बतलाने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी के बाद दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी में लिख दें एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब नाम से ही समझ रहे हो एक्वायर्ड यानी जो इम्यूनिटी हम क्या हैं अर्जित करते हैं, इसीलिए इस इम्यूनिटी का नाम क्या हुआ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अर्जित कब करेंगे आफ्टर, यूजुअली दिस इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद इस इम्यूनिटी को प्राप्त किया जाता है। अब चूंकि यह इम्यूनिटी एक्वायर्ड करते हैं तो नेचुरली उस पैथोजन से हम एडप्ट हो जाते हैं, राइट। इसीलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी का दूसरा नाम क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या इसी को कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो बोलिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझे, किसको कहिएगा वह इम्यूनिटी जो जन्म के बाद इंडिविजुअल प्राप्त करता है, उस इम्यूनिटी को क्या कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और यह इम्यूनिटी के कारण हम वैसे इन्वायरमेंट से एडेप्ट हो जाते हैं, माने वैसे पैथोजन से एडेप्ट होते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया एडेप्टिव इम्यूनिटी, राइट। तो यह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट इज फॉर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस यानी जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल कर जाता है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे बॉडी का फेल कर जाता है, तब लास्ट यही कौन बचता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और यह तब उसको समाप्त करने के लिए प्रोवोक होता है, राइट। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो बतलाए थे
इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफाइड होते हैं, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए ही यह रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफाइड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक पार्टिकुलर पैथोजेंस को ही ग्रो को रोकेगा या उसको खत्म करता है, इसलिए इसको स्पेसिफाइड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हुआ, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ये एक खास पैथोजेंस को ही एलिमिनेट करता है, इसीलिए इसको, या उस पर ये पार्टिकुलर, जैसे किसी को चेचक का वायरस इन किया तो यह उसी वायरस को क्या है, उसी पर एक्टिवेट होगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्पेसिफिक। इसका कैरेक्टर क्या हो गया, स्पेसिफिसिटी है। एक खास पैथोजेन के इन्वेजन पर ही उसी को यह उसी पर ऑपरेट होता। दूसरा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, अब इसका अर्थ समझो। मान लीजिए किसी के बॉडी में चिकन पॉक्स का वायरस वेरिसिला जोस्टर का इन्वेजन हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगा, एक्टिवेट होकर के उसको ही उस पर ऑपरेट करेगा, उसको खत्म करना चाहेगा, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, स्पेसिफिक है। अब नेक्स्ट देखो डाइवर्सिटी। अब कोई दूसरा आदमी है, उस पर मान लो टीबी का बैक्टीरिया का इन्वेजन हुआ, तो उस व्यक्ति में क्या होगा, हुआ टीबी के भी ग्रोथ को रोकेगा। या उसी व्यक्ति में अगर जिसमें स्मॉल पॉक्स का इन्वेजन हुआ है और उसमें टीबी की बैक्टीरिया का भी इन्वेजन हो चुका है या होगा, तो उसको भी ये रोकना चाहेगा। इस तरह से ये डाइवर्सिटी को भी शो करता है। कहने का अर्थ है केवल एक ही बीमारी को नहीं रोकता, जितने भी बीमारी हैं उसको ये रोकता, राइट। लेकिन ये क्या है, जैसे स्किन क्या है, कोई भी पैथोजन फिक्स नहीं है, जो भी आया सबके एंट्रेंस को रोक रहा है। और यह इम्यूनिटी क्या होगा, जब कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इन करेगा तभी यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्टिवेट होगा, नहीं तो वो एक्टिवेट नहीं होता, राइट। और स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही यह एक्टिवेट होगा, राइट। अब वो पैथोजन जिस टाइप का भी हो, इसीलिए क्या हो गया, डाइवर्सिटी भी अलग अलग पैथोजेंस के लिए के ग्रो को भी ये रोकता है। लेकिन ये एक्टिवेट कब होगा, जब एक पार्टिकुलर पैथोजन इसके बॉडी शरीर के अंदर इन करता है। नेक्स्ट, सबसे बेस्ट जो प्रॉपर्टी है इसका, ये है डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, राइट। ये अपने और पराये की पहचान कर लेता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ। नॉन सेल्फ को पर ये अटैक करता है, लेकिन सेल्फ को फेवर करता है। यानी नॉन सेल्फ क्या हुआ, बाहरी जो पैथोजन आया उसको ये क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, लेकिन अपने बॉडी के सेल्स को ये प्रोटेक्ट करता है। तो वही कहता है डिस्टिंग्विश सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसको अपने और पराये की पहचान होती है।
अगर हमारे बॉडी में कोई भी दूसरा सेल इन करेगा या दूसरे ह्यूमन का भी सेल अगर हमारे बॉडी में इन करता है तो हमारा यह एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको पसंद नहीं करेगा, उसको रिजेक्ट कर देता। इसीलिए देखते हो कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरे के ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन को होने से रोकता, राइट? तो सेल्फ और नॉन सेल्फ का अर्थ समझ गए। जो यूजुअली हमारे बॉडी सेल्स पर ये अगेंस्ट ऑपरेट नहीं करता है, यूजुअली कर रहे हैं, कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी हो जाता है तो यह इम्यूनिटी हमारे बॉडी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जनरली क्या है कि ये बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और जो नॉन सेल्फ है उसको वो फेवर नहीं करता। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉट फेवर नॉन सेल्फ, इट डिस्ट्रॉय द नॉन सेल्फ, राइट? और चौथा देखो, मेमोरी। मेमोरी ये रिमेंबर्स द इन्वेजन ऑफ द पैथोजेन फर्स्ट टाइम। अगर कोई पैथोजेन हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश कर गया तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है इसको याद रखता है, ठीक? और अगर वो दूसरे बार अब ऑपरेट करेगा, इसको ये बढ़ने का समय नहीं देता है, तुरंत एक्टिवेट होकर के उसको खत्म कर देता है, राइट? अब जैसे अभी सुनते होंगे कोरोना है, कोरोना किसी को इन्वेजन हुआ और वो बच गया, तो अभी उसके बॉडी में क्या होगा? मेमोरी। अब फिर अगर इन्वेजन होगा, अगर फिर कोरोना तो इन कर सकता है, कोरोना का इन्वेजन होगा, अब उसकी इम्यूनिटी जो है माने एक्वायर्ड इम्यूनिटी तुरंत उस पर अटैक कर देगा और उसको खत्म कर देगा। यानी दूसरे बार कोरोना का इन्फेक्शन होने की संभावना कम है, लेकिन कोरोना में अभी तक उसका पूरा प्रॉपर्टी नहीं आया है। इधर फिर पता चला है कि अगर किसी का कोई कोरोना से इन्फेक्टेड था, फिर वह दूसरी बार भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया, इसका अर्थ क्या है कि यह कोरोना ज्यादा म्यूटेट कर रहा है और बॉडी में उतना मेमोरी सेल्स जो है डेवलप्ड रूप में फॉर्म नहीं हो पाया है, राइट? लेकिन जनरल वे में अगर एक बार इन्वेजन हुआ तो दूसरे बार इन्वेजन होने की संभावना कम होती है, राइट? अगर हो भी जाएगी उस डिजीज की पोटेंशियल उतना अधिक नहीं होता। जैसे सुने होंगे किसी को अगर चिकन पॉक्स एक बार हो जाता है तो दूसरे बार होने की संभावना कम होती है। वही हम बतला रहे हैं, कोरोना किसी को हो गया तो दूसरे बार होने की संभावना कम होगी, लेकिन हो भी सकता है अगर मेमोरी सेल उतना डेवलप्ड फॉर्म में नहीं हुआ। लेकिन दूसरे बार जब चेचक होगा उसकी पोटेंशियलिटी क्या है? कम होगी, राइट? अगर दूसरे बार हो गया तो शायद तीसरे बार होने की संभावना एकदम नहीं होती है। लेकिन सुनोगे या कभी कभी ऐसा देखा गया है कि तीसरे बार भी चेचक हो गई, राइट? लेकिन प्राय एक बार होने के बाद फिर से चेचक नहीं, यूजुअली बोले हैं, समझे? तो यह जो है फर्स्ट इन्वेजन को याद रखता है और उसके सेकेंड इन्वेजन को होने से रोकता। इसकी प्रॉपर्टी क्या हुआ? इट रिमेंबर्स द invasion, it remember the first invasion of
of pathogen in the form of B and T memory cell, in the form of B and T मेमोरी सेल। आगे बतलाएंगे कि बी और टी मेमोरी सेल क्या। फर्स्ट बार इन्वेजन होता है तो हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल और टी लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बन जाता है, और जैसे अब दूसरा इन्वेजन होगा यही मेमोरी सेल एक्टिवेट होकर के एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कैरी ऑन करते हैं, जिसके कारण दूसरा इन्वेजन नहीं होता। राइट, इस तरह से हम आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्टिंग्विश, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड मेमोरी, ये चारों हम आपको बतलाए। अब नेक्स्ट बतला रहे हैं कंपोनेंट ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसी में फिर हम आपको मेमोरी समझाएंगे। तो अब नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ component of acquired immunity। फर्स्ट है एंटीबॉडी मीडिएटेड immunity, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमरल इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी। राइट, तो एक लिख सकते हो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या अगर पूरा लिखना है क्या लिखिएगा, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको हम तब शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, AMIS, या ह्यूमरल इम्यूनिटी, या क्या लिख सकते हो, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। राइट, और दूसरा है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, जिसको किससे इंडिकेट करते हैं, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब आपको ये दोनों सिस्टम जानना है। ये जब जान जाइएगा तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की समझ आ जाएगी। अब ये बतलाने से पहले तुम लोग को ये समझावें कि तुम WBC में पढ़े थे कि जो एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक एक लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। तो यह जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वह रिलेटेड किससे है, लिम्फोसाइट से।
जो ब्लड WBC में कितना रहता है, 20 से 25%, राइट। तो जहां याद हुआ होगा, ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट इंक्लूड्स लिम्फोसाइट 20 से 25% और मोनोसाइट 5 से 10%। लिम्फोसाइट दो तरह का, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट हैं वह सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, सॉरी, जो बी लिम्फोसाइट हैं वह एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और जो टी लिम्फोसाइट हैं वह सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, राइट। तो फर्स्ट आप क्या लिखे हैं बता में, पहला एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो समझ गए होंगे कि ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी से, राइट। अब यहीं पर बतलाव है कि एंटीबॉडी यह प्रोटीन है, एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, राइट। चूंकि एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम से को कंट्रोल करता है, इसलिए एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, राइट। तुमको कभी पढ़ाए थे कि ब्लड प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, गामा ग्लोबुलिन, और वही गामा ग्लोबुलिन किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का। यहां लिख दें गामा ग्लोबुलिन, ये भी क्या है, प्रोटीन है। यही गामा ग्लोबुलिन किसका फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी कैसा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी चूंकि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। कोई डाउट? अब एंटीबॉडी समझे। अब इसी में आपको बतला रहे हैं कि यह एंटीबॉडी कैसे बना। तो जब कोई पैथोजेन हमारे बॉडी में इंटर करता है, अब हम बतला रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बेसिक तुम समझ गए कि एंटीबॉडी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है, जो कहाँ रहता है बोलो, ब्लड प्लाज्मा में। एंटीबॉडी क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये क्या है, इम्यूनो, क्योंकि एंटी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब यहां लिख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे कोई पैथोजेन हमारे बॉडी में इन करता है, राइट, तो हमारे बॉडी में लिम्फ नोड, स्प्लीन, लीवर, ये सब में जो बी लिम्फोसाइट मौजूद रहते हैं,
बी लिम्फोसाइट, अभी बतलाए थे लिम्फोसाइट कितने तरह के, दो तरह के, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, राइट, जो ब्लड में है और ब्लड से कहाँ स्टोर होते हैं, लिम्फ में, टॉन्सिल्स में, राइट, स्प्लीन में, ये सब में। तो जब कोई पैथोजन का इन्वेजन हुआ तो बी लिम्फोसाइट क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। तो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुआ और यह प्रोलिफरेट किया, यानी मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई रैपिडली, मल्टीप्लाई रैपिडली, राइट, जिसके कारण क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट बन गया, बी लिम्फोसाइट बन गया, राइट। अब यह बी लिम्फोसाइट, बहुत सा लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट बन गया। यह अब दो टाइप के सेल्स का रूप ले लिया। एक को कहेंगे मेमोरी सेल्स और दूसरे का नाम हुआ प्लाज्मा सेल, या इसी को हम इफेक्टर सेल भी कहेंगे, राइट। अब यह जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो रहा है, यह टी लिम्फोसाइट की एक सेल के द्वारा, जिसको हम टी हेल्पर सेल कहते हैं, टी हेल्पर सेल। फिर से समझो, जब किसी पैथोजन का इन्वेजन हुआ, राइट, तो हमारा बी लिम्फोसाइट क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसको एक्टिवेट होने के लिए प्रमोट क्या करता है और कौन करता है, टी लिम्फोसाइट, जिसका नाम क्या है, टी हेल्पर सेल, या इसको हेल्पर सेल भी कहते हैं। हेल्पर सेल हम आपको पढ़ाए थे एड्स में भी, जिसके कारण बी लिम्फोसाइट का मल्टीप्लाई रैपिडली किया और क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट बन गया, राइट। और यह जो क्लोन ऑफ बी लिम्फोसाइट बना, अब यह बी लिम्फोसाइट देखो दो तरह का हो गया, एक प्लाज्मा सेल या इसी का नाम है इफेक्टर सेल। यही प्लाज्मा सेल जो होगा ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, यानी पर सेकेंड 2000 और मोर एंटीबॉडी, 2000 और मोर एंटीबॉडी पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2000 से या उससे भी अधिक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता, राइट। लेकिन पहली बार इस एंटीबॉडी के बनने में 10-12 दिन लग जाता है, राइट। अब कोई वायरस का इन्वेजन हुआ और 12 दिन के पहले ही डेथ हो जाएगा, जब तक एंटीबॉडी बना तब तक वो उसकी मृत्यु हो जाती है, राइट। जैसे अभी कोरोना में है, एंटीबॉडी बनने में 12-13 दिन लगेगा और 14 दिन के अंदर जो है डेथ हो जाता है। इसी के कारण अगर लेट इसका रहता तो फिर तब तक एंटीबॉडी बन जाता। तो फर्स्ट बार जो एंटीबॉडी बनता है उसके बनने में क्या है, काफी समय लग जाता है। तो समझे इसको, 2000 और मोर एंटीबॉडी पर सेकेंड। तो प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाएगा किसके द्वारा, विद द प्रेजेंस ऑफ गामा ग्लोबुलिन। प्लाज्मा सेल्स यहां लिख दें, गामा ग्लोबुलिन, राइट। और जो भी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाता है वही क्या हुआ,
मेमोरी सेल में परसिस्ट करता है और ये बहुत दिनों तक जीवित रहता है। और यही अभी बतलाए थे। अब दूसरे बार जब इस बीमारी का इन्वेजन होगा तो मेमोरी सेल तुरंत एक्टिवेट होकर के बी लिम्फोसाइट को क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाने के लिए मजबूर कर देगा। जस्ट इन्वेजन होगा उसी दिन से क्या होगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगा। समझे इसको? तो ये आपको हम बतला दिए एंटीबॉडी कैसे बनता है। फिर याद भी हो गया होगा बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट किस में बदल गया, प्लाज्मा सेल में, जिसके जिसके द्वारा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। राइट। अब एक चीज याद कर देखो, लिखाए थे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब क्लास था नहीं, हमको याद नहीं रहा कि इसको हमको भी बतलाना है कि इसको ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम क्यों कहते हैं। चूंकि यह एंटीबॉडी जो बना, यह एंटीबॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड और लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं और फ्लूइड को क्या कहा जाता है, ह्यूमोरल। इसीलिए एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को क्या कहोगे, ह्यूमोरल मीडिएटेड। क्यों कहेंगे बोलो, क्योंकि एंटीबॉडी प्रेजेंट इन फ्लूइड लाइक ब्लड एंड लिम्फ। राइट। इसीलिए तो फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमोरल। ह्यूमरल का अर्थ क्या हो गया, फ्लूइड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और फ्लूइड में क्या है, एंटीबॉडी है। राइट। तो अब हमको लगता है तुम ये भी जानना चाह रहे होगे कि एंटीबॉडी तो प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स है, आखिर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में कैसा होता है। राइट। कहाँ पाया जाता है तो समझ ही गए। तो ये अब हम नेक्स्ट आपको बतलाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो अब हम बतला रहे हैं एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी बतलाने के साथ ही एक टर्म तुम और भी जान लो, हम कई बार नाम लिए हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। राइट। अब पहले ये जानोगे एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। अब नाम है एंटी, जेन मीन्स जनरेटर, यानी एंटीजन उसको कहेंगे कि द सब्सटेंस विच इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। ये बतलाओ, जब तक हमारे बॉडी में कोई पैथोजन इन नहीं करेगा तब तक उस टाइप का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में नहीं बनेगा।
एंटीबॉडी बनने के लिए क्या चाहिए? उसका उस बैक्टीरिया या वायरस को इन करना, राइट? तो एंटीजन किसको कहेंगे? द सब्सटेंस that induce the production of antibody called antigen. वह सब्सटेंस जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को इंड्यूस करता हो उसको क्या कहेंगे? एंटीजन। अब तुम कहोगे कि यह एंटीजन है क्या? एंटीजन में भी कार्बोहाइड्रेट, में भी प्रोटीन, राइट, में भी न्यूक्लिक एसिड। जैसे वायरस में तो क्या रहता है? कुछ नहीं, आरएनए है, वो अंदर आरएनए गया, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगा। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या हो सकता है? एंटीजन। लिख दें, इट में बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या क्या कहें, में बी न्यूक्लिक एसिड, राइट? तो अब तुम कहोगे कि सर बार बार आप पैथोजन बोलते हैं। तो यह जो एंटीजन है इसका कैरियर कौन होता है? पैथोजन, यानी बैक्टीरिया, वायरस, ये अपने सरफेस पर इस एंटीजन को रखते हैं, राइट? तो जो भी पैथोजन होगा सभी में क्या होगा? एंटीजन होते हैं। इसीलिए लोग सिनोनिमसली पैथोजन या एंटीजन बोल देते हैं। एंटीजन वह सब्सटेंस जो पैथोजन पर रहता है, राइट, जिसके इन्फ्लुएंस में एंटीबॉडी हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट लिख लें, पैथोजन। अगला पॉइंट, पैथोजन तो आप तो बतलाने की जरूरत नहीं। पैथोजन कैरीज एंटीजन on its surface. Pathogen carries antigen on its surface. पैथोजन जो है अपने सरफेस पर एंटीजन को रखता, राइट? अब इसको और समझो। मान लो कि यह बैक्टीरिया इसके इस सरफेस पर एंटीजन है, तो जहां पर एंटीजन होगा ये लिख दें एंटीजन। तो जब एंटीबॉडी बनेगा तो यह एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी, ये लिख दिए एंटीबॉडी, उसी एरिया से एक्टिवेट करेगा, उसी एरिया पर एक्टिवेट करेगा जहां पर एंटीजन होगा। बात समझे? एंटीजन पैथोजन के जिस स्पेसिफिक एरिया पर रहता है उसी स्पेसिफिक एरिया पर उपस्थित एंटीजन से एंटीबॉडी इंटरएक्ट करता है, राइट?
और इस स्पेसिफिक एरिया को ही हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसी को समझो, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या ईपीटॉप। इसी को क्या कहोगे, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और ईपीटॉप, राइट। राइट, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट और ईपीटॉप समझे। द साइट present over the site present over the surface of antigen, the site present over the surface of antigen recognized by antibody may be B and T lymphocyte, B and T lymphocyte called epitope या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। बोलो समझ गए होगे इसको। ये क्या हुआ, पैथोजेन। पैथोजेन पर क्या है बोलो, एंटीजेन, राइट। तो एंटीजेन्स के जिस साइट को, एंटीजेन के जिस साइट को एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करता हो उसी को क्या कहेंगे, ईपीटोप। फिर से समझो, पैथोजेन एंटीजेन को कैरी करता है और एंटीजेन के जिस साइट को कौन कैरी कर रहा है, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंटीबॉडी या बी और टी लिम्फोसाइट, तो उसको हम क्या कहेंगे, ईपीटोप। और देखो एंटीबॉडी का जो पार्ट एंटीजेन ईपीटॉप से रिएक्ट कर रहा है उसको हम पैराटॉप कहते हैं। एंटीजेन एंटीबॉडी में रिएक्ट किसके किसके बीच हो गया, ईपीटॉप, और एंटीबॉडी में क्या रहता है, पैराटॉप। तो लिखना, the part of antibody, the part of antibody that interacts with epitope called पैराटॉप। ये दोनों आपको जानना मस्ट है, ईपीटॉप, पैराटॉप। पैथोजेन, एंटीजेन, एंटीबॉडी, अब ये समझा दिए। एंटीबॉडी, आप कहोगे सर एंटीबॉडी क्या है, तब तो कितना बार बतला, एंटीबॉडी किसके द्वारा बनता है, बी लिम्फोसाइट या क्या है, प्लाज्मा सेल्स से क्या बनता है, एंटीबॉडी। 1 सेकंड में 2000 से भी बहुत ज्यादा एंटीबॉडी पर सेकंड बनता है। किस प्रोटीन के कोलैबोरेशन से, तो गामा ग्लोबिन, राइट। अब नेक्स्ट बतलाने जा रहे हैं हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी।
ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी नेक्स्ट क्लास में, चूंकि टाइम कंक्लूड हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी बताएं।